जनाब तुफैल चतुर्वेदी की मैं चीज़ें सुन रहा था, उनके व्लॉग देख रहा था, उनके ख़यालात से मैं किसी हद तक आगाह था और मैं इम्प्रेस भी था। एक दिन तुफैल साहब ने मुझे दावत दी कि मैं उनके शो में हाज़िर हूँ और फिर मैंने थोड़ा सा गूगल किया तो मुझे पता चला बहुत सारी बातों के साथ साथ कि तुफैल साहब तो बहुत उम्दा उर्दू के शायर हैं। रेख्ता में उनकी कुछ गज़लें नज़र आई, मैंने फिर जिक्र किया, कहने लगे वो ज़रा कमज़ोर वाली गज़लें हैं। अब जब मैंने तुफैल साहब से बातें की और तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उर्दू अदब, हिंदी अदब और दुनियाए अदब में वो डूबे हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि पेशे के एतबार से सुनार हैं और अपने पैशन के एतबार से शायर, अदीब और खोजक हैं। तो मैं सोचने लगा कि इनसे बड़ी बेहतरीन शख्सियत ही कोई नहीं जिनसे मैं बातें कर सकूं कि भारत में उर्दू का जो कॉलोनियलिज़म है, मैं उसको यूँ कहूँगा, जो कॉलोनाइजेशन है, या उर्दू का जो फ्यूचर है, या जो उर्दू भारत की ज़ुबान है, वो कैसे एलीट की ज़ुबान बन गई, मुसलमानों की ज़ुबान बन गई। ये सारी बातें हम तुफैल साहब से करेंगे। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, खुशकिस्मती है हमारी, तुफैल चतुर्वेदी साहब। बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया। आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किए, तो मैं तो समझा कि आपसे बड़ा एसेट ही कोई नहीं जिनसे हम सीख सकें और फिर ये जो उर्दू अदब, हिंदी अदब का जो बेड़ा है उसको हम आगे लेकर जा सकें। भले से ये बेड़ा पार हो या ना हो, मगर इसको आगे लेकर जाने की कोशिश तो की जाए। तो सर ये बताइए कि आपके बहुत सारे पहलू जो आपके फैंस हैं उन तक पहुंचे ही नहीं। जी 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 मेरे उस्ताद का एक शेर चश्मे नूर साहब का मुझे याद आता है जी। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो मेरी वो हालत है। बहरहाल बड़ा करम आपका कि आपने अपने संजीदा और बड़े काम, बड़े डायस पर, बड़े स्टेज पर मुझे दावत सुखन दी कि मैं अपनी बात कर सकूं। और मेरी हालत यह है कि मैं आज भी मेरे नाम के साथ तुफैल है। कई बार लोग, जो मैं नेशनलिस्ट हूँ, राइटिस्ट हूँ, तो लोग बड़े मुझसे इख्तिलाफ रखते हैं और गाली वाली भी वक्त देते हैं कई बार लोग कि तुफैल क्यों और ये ऐसा और वैसा। मगर साहब इश्क है, क्या कीजिए, इसे कबूल करना पड़ता है। आप इससे इनराफ नहीं कर सकते, आप इससे मुकर नहीं सकते कि शायरी के तई अगर हम बात करें और इस पूरे उपमहाद्वीप में, यानी मैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको जोड़ लेता हूं, सारी जबानों का तकरीबन मुताला मेरा है। गजल से बेहतर सिन्फ़े सुखन नहीं है, शायरी के लिए इससे बेहतर कोई काम नहीं है। ये बेस्ट है, ये वो जादू है जो सर चढ़ के बोलता है, जिंदगी के जितने नजदीक और जितनी खूबसूरती से बात करती है। मतलब ऐसा आदमी जो नापसंद हो, मैं शख्सी एतबार से नहीं कह रहा हूं, शायरी के एतबार से भी। मुनव्वर राना का कई बार तस्करा होता है, मुझे वो शायरी के हवाले से पसंद नहीं आते। नस्र में वो कोशिश करते हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी से उड़ के पढ़ने की, उनसे आगे बेहतर जाने की। तो मुश्ताक साहब एक ढेले से 2 चिड़ियां मारते हैं तो ये 3 चिड़िया के चक्कर में पड़ जाते हैं। नतीजा ये कि वो फड़फड़ा के रह जाता है मामला। शायर वो आजमी है, मगर उनका एक शेर देखिए, कई दिन से उसे देखा नहीं है, कई दिन से उसे देखा नहीं है, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है। भाई क्या बात। अब कीजिए साहब, ये शेर बड़ा है। अब इसकी जोड़ में अगर नहीं आ रहा कुछ तो अब क्या करें, जबरिया किसी को कैसे बनाते। तो वो एक मामला है कि ऐसा मुझे कहना पड़ता है। आपने मुझे इजाजत दी तो मैं शुरुआत से पहले बात करना चाहूंगा। पहले आपका सवाल सुन लूं, पहला सवाल, उसके बाद में जी पहला सवाल। चलिए मैं अब यूं रिफ्रेज करता हूं। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो शायद नहीं जानते, जो आपने बात भी शुरू की कि विनय चतुर्वेदी कैसे तुफैल चतुर्वेदी के तौर पर जाने जाते हैं। ये मेरा तखल्लुस है और कैसे मुझे मिला मुझे ध्यान नहीं है। मेरे ख्याल से मैं जब 10वीं में पढ़ता था तो मेरे किसी दोस्त ने मुझे 10वीं या 11वीं में ये तखल्लुस दिया। और उस समय शायरी की समझ कम थी, ऐसा था कि लगता था तखल्लुस रखने से हम शायर बन जाएंगे। और
पढ़ते थे, मैं नैनीताल का स्टूडेंट हूँ, वहां लाइब्रेरी में एक अखबार आता था, रोता पीटता सा अखबार था, चाहे 6 या 8 पन्ने का पतला सा। उसमें एक गजल छपा करती थी, काशीपुर के एक शायर थे ऐखर काशीपुरी, भगवती प्रसाद भटनागर ऐखर काशीपुरी, बड़ा शायर था। अगर उसका कलाम सामने आता तो ये जोश और इन लोगों के हम पल्ला बैठता, बड़ा शायर था। मगर बहुत सारे हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे वाला हाल उनका, वो सामने नहीं आ पाए। बहुत उम्दा शेर, खतात का, रुबाई का, इसका उसका। तो वो असातिज़ा की गजलें उसमें इंतखाब करके, साप्ताहिक आता था, ये हफ्ते में छपता था, उसमें वहां से ये शौक शुरू हुआ। और फिर सुनगुन थोड़ी शुद्ध बो दिए, वो लोगों से मिलना जुलना, टक्करें खाते हुए धीरे धीरे। और ये एक ऐसी चीज है, मैं वो वही बात कह रहा हूं कि वो जादू है जो सर चढ़ के बोलता है। गजल में जो खूबसूरती है, और जो हिंदी में एक लफ्ज है अर्थ विस्फोट, कि एक जैसे वो रॉकेट चलता है आसमान में, जाता है ऊपर, और दूसरा मिसरा ऐसा होता है कि धड़ाम से एकदम से रोशनी कर दे, उजाला दूर तक मिल जाए। गुजारा दिन किसी सूरत से हमने, मामूली बात, गुजारा दिन किसी सूरत से हमने, मगर अब शाम होती जा रही है। अभी जो एक घनघोर उदासी इसमें एक दूसरे मिसरे में है कि मीलों तक स्याही फैली हुई है, कोई रोशनी की किरण नहीं। वो जो एक लहजा है, और संस्कृत में एक बहस रही है कालिदास में और भभूति में कि रसराज कौन सा है, जो रस है 9 रस, इनमें सबसे अच्छा कौन सा। तो कालिदास श्रृंगार के उस्ताद हैं, उनका सदैव कहना था, तो भभूति का कहना था कि रसराज तो करुण रस है, दर्द ही है सबसे बड़ी चीज। तो गजल में उसका खासा है, जिस सलीके से वो इंसानी दर्द को बयान करती है, उसका कोई जोड़ नहीं है, कोई ढंग ही नहीं है उससे आगे बढ़ के जाने का, उससे उड़ के पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं है। तो वो एक इश्क है जो आज भी बरकरार है। मैं राइटिस्ट मुहिम में जो लोग हैं उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट कैनन्स में से शुमार किया जाता हूं, मगर शायरी के लिए कहूंगा कि साहब वो गजल है, हावी है, वो गालिब है, उसका कोई मैच नहीं है। तो इसीलिए वो तखल्लुस मेरे साथ है। शेर भी कहें, मैंने थोड़े बहुत कुछ काम किया है, ऐसा ही है, कोई तो खास नहीं मगर किया है। जी, गजल के साथ आपका इश्क जो है वो लाजवाल किस्म का है, और आप मेरी तरह नेशनलिस्ट भी हैं, भारतीय सिविलाइजेशन के आशिक भी हैं, और इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। तो क्या बनी फिर कि जो ज़ुबान उर्दू भारत से फूटी, भारत से जिसने जन्म लिया, वो अब जैसे यूं लगता है कि भारत की ज़बान ही नहीं है। क्या ये तासर आपको भी मिलता है? आप बात ठीक कह रहे हैं। मैं कुछ चीजें आपसे बात करना चाहूंगा। उर्दू बेसिकली जबान का नाम ही नहीं है। ये एक जो कहते हैं ना लश्कर बन गए, ये सब फालतू की बात है। एक बात है, मैं एक आर्टिकल के कुछ पार्ट्स पढ़ रहा हूं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि 18वीं सदी में पुराने जमाने की असली हिंदी या हिंदवी उस वक्त उर्दू बन गई जब मुसलमानों ने फैसला कर लिया कि वो अपने वक्त की प्रचलित हिंदी की राह से हटकर एक भारी भरकम फारसी युक्त भाषा अपनाएंगे, और ये भाषा हिंदुस्तानी मुसलमानों की पहचान बन गई। हम लोग इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि जिस जबान को आज हम उर्दू कहते हैं, पुराने जमाने में उसी भाषा को हिंदवी, हिंदी, देहलवी, गुजरी, दक्कनी और रेख्ता कहा गया, और ये इसी क्रम में आती रही हैं। ये हिस्ट्री है। इस भाषा का जो रूप दक्कन, दक्षिण, और ध्यान रहे दक्कन का मतलब साउथ इंडिया नहीं है, गुजरात है। दक्कन ये गड़बड़ ढंग से है लिखा जाता था, बोला जाता था। उसे 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच दक्कनी ही कहते थे, और उत्तर भारत में एक बड़े समय तक रेख्ता और हिंदी दोनों ही इस भाषा की हैसियत के लिए इस्तेमाल बाद में हुए। मगर पुराना, मैं जब मेरे जद्दे अमजद, मेरे पूर्व पुरुष हजरत मुसफ़ी, मैं उनके खानवादे का हूं, उनका गुलाम, इब्ने गुलाम हूं, उनके यहाँ ये इस्तेमाल होता है। उनका पहला दीवान 1752 में है। 1785 में उनके पहले दीवान में मुसफ़ी फारसी को ताक पे रख
अब है अशवारे हिंदवी का रिवाज, ये उनके यहाँ शेर है। फिर 1780 में ये इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता मुसफ़ी को है रेख्ते में दावा, यानी कि है ज़बादा उर्दू की वो ज़बान के, उर्दू की ज़बान के, यानी ज़बान उर्दू नहीं है। उर्दू किसको कहा जा रहा है ये अलग, और उर्दू यहाँ मैस्कुलिन कहा गया, ज़बान वो फेमिनिन भी नहीं कहा गया। यहाँ उर्दू का मतलब है शाहजहांबाद का शहर, किला मुअल्ला फसीलबंद दिल्ली, ये इस मानी में है। ये रेख्ते का जो उर्दू है, मुसफ़ी इसमें नई निकाली हैं हम बातें हजार हमने, तो इस लैंग्वेज के लिए वो कहते हैं वाकिफ नहीं जबान से उर्दू की तिस पे आ, क्या क्या अजीज करते हैं अशार का घमंड। ये उर्दू का मतलब दिल्ली का जो किला है, फसीलबंद शहर है, शाहजहांबाद है, इसमें बोली जाने वाली जबान, और अचानक नहीं बनी है, ये लश्कर से नहीं बनी है, ये इस पूरे नॉर्थ इंडिया में बोली जाती रही है। उर्दू का जबान के तौर पे इस्तेमाल 18वीं शताब्दी के आखिरी 25 वर्षों से पहले कहीं नहीं मिलता। ये जबान उससे पहले कभी बरती ही नहीं जाती। हॉब्सन जॉब्सन के जो लेखक हैं, उन्होंने 1560 का एक हवाला उर्दू बाजार के सिलसिले में किया है। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में उर्दू का आगमन बाबर के साथ हुआ, और बाबर की लश्करगाह का नाम उर्दू मोहल्ला था, और ये भाषा जो इस लश्कर के आसपास पैदा हुई वो जबान उर्दू मोहल्ला कहलाई। अब इसमें गड़बड़ क्या है कि बाबर कभी दिल्ली में लंबे वक्त तक रहा ही नहीं, दिल्ली में रहा ही नहीं, वो पानीपत में थोड़े से वक्त के लिए आया था, उससे पहले इस इलाके में जबान थी। बाबर का उसके लश्कर से दिल्ली का कोई ताल्लुक नहीं है। लोग आज ये समझ लेते हैं कि जैसे अकबर दिल्ली में कभी नहीं रहा, बाबर दिल्ली में कभी नहीं रहा, उसका कुछ मतलब नहीं। अच्छा, मैं 1807 में इंशा और खतील ने दरियाए लताफत में लिखा है कि मुर्शिदाबाद और अजीमाबाद के लोग, ये बंगाल बिहार, अपने हिसाबों उर्दू के अहले जबान हैं और अपने शहर को उर्दू करार देते हैं। तो जिसे आज हम उर्दू कहते हैं, ये उर्दू जबान नहीं, उस समय इलाके की बात थी। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक लिखे गए उर्दू शब्दकोशों में उर्दू का अर्थ शहर शाहजहांबाद है। जबान के सिलसिले में कुछ बातें, 1712 में शाह आलम सेकंड दिल्ली आया है। उसकी दिलचस्पी, दरबार की जबान तो फारसी थी, मगर शाहजहांबाद, ये शाह आलम चूंकि इलाहाबाद में बहुत रहा था और उसे हिंदी से लगाव था, और वो शायरी भी हिंदी में करता था। उसकी अपनी जो किताब है अजायबुल क़सस, जो पूरी नहीं की उसने, वो उसका नाम हिंदी में लिखा गया है। फिर भी जो बचा हुआ है वो कुछ 600-700 पेज है। उसके हिसाब से ये जबान नहीं है, इलाका है। और उर्दू जिसे आज हम कहते हैं, इससे पहले हिंदी मौजूद है, और ये एक ही सिलसिले की कड़ी हैं, एक ही भाषा के दो नाम हैं जो अलग अलग वक्तों में आए हैं। ये भाषा की जो साहित्यिक हैसियत है वो नॉर्थ में नहीं बनी है, ये दक्कन यानी गुजरात में बनी है। वली दक्कनी और ये सब लोग हैं इनका। और उर्दू का मतलब कभी लश्कर और झुंड और ये सब कभी नहीं रहा है। बाद में अंग्रेजों के करतब हुए, जिसकी वजह से हिंदुओं के लिए हिंदी और मुसलमानों के लिए उर्दू। ये जुमला है, हिंदी को मैं पूरी तरह से हिंदुओं की संपत्ति करार देता हूं, जॉन गिलक्रिस्ट, और इसीलिए मैंने हिंदुस्तान की इसे प्राचीन भाषा के सिलसिले में इस्तेमाल किया है। ये वो भाषा है जो हिंदुस्तान में मुस्लिम आक्रमण से पहले प्रचलित थी, यानी इसका इस्लामियों के हमले से कुछ भी लेना देना नहीं है। हिंदुस्तानी एक नई भाषा, ये भी उसी क्रम में आई है। 1798 में वो कहते हैं गिलक्रिस्ट के अंत में यह होगा कि हिंदू लोग नेचुरली हिंदी की ओर झुकेंगे और मुसलमान अनायासी अरबी और फारसी का समर्थन करेंगे। इस तरह दो शैलियां जन्म लेंगी। मीर अमन की किताब किस्सा बागो बहार में वो जिस जबान की बात करते हैं उसका नाम हिंदी और हिंदवी है, और खुद भी हिंदी लिखते हैं इसको। ये लैंग्वेज जिसे बाद में खड़ी बोली कह दिया गया, हिंदी कह दिया गया, ये बेसिकली उर्दू की मां है। उर्दू से मतलब, यहां फिर निवेदन कर दूं कि भाषा एक ही है, इसके क्रियापद एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मगर बाद में मुहावरे के सिलसिले में गड़बड़ कर दी गई। और हुआ कैसे ये, मोहम्मद हुसैन आजाद 1727 या 1728 की पैदाइश है, और 1778 में और 1788 में पर्दा फरमा गए। इन्होंने, इनकी किताब है सरसुख दीवाना, इसमें
अजय चंद भटनागर जिन्होंने मिस्ल खालिक बारी लिखी, ये 1550 की किताब है। टेकचंद बहार 1766 की में इनकी डेथ हुई है। बुद्ध सिंह कलंदर जो 1770 और 1780 के बीच में जिनकी डेथ हुई है। टीकाराम तसल्ली 1780 के आसपास। कांजीमल सभा ये 1780 के आसपास हैं। जसवंत सिंह परवाना 1813 में इनकी डेथ हुई है। वृंदावन खुशगो राजा रामनारायण मौजू, राजा कल्याण सिंह आशिक, राजा रामकिशन दास, हो जाने कितने लोग हैं। इनमें से एक का जिक्र मौलाना आजाद मोहम्मद हुसैन आजाद ने नहीं किया। मीर तकी मीर ने शोरा का नाम लिखा, एक हिंदू शायर नहीं दिखाई दिया उन्हें, सिंगल नहीं, किसी का कोई जिक्र ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया? मौलाना हाली मुकदमा शेर व शायरी, ये आबे हयात के बाद सबसे ज्यादा चर्चित किताब है। इसमें 18वीं 19वीं शताब्दी के उर्दू शायरों को शेर तो मिलते हैं, मगर हिंदू शायरों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। दयाशंकर नसीम का जिक्र बिल्कुल सरसरी तौर पे। दयाशंकर नसीम जैसा आदमी अगर मौलाना अल्ताफ हुसैन अली को सरसरी तौर पे जिक्र के लायक मिलता है तो फिर क्या कहिए। मौलाना सैयद अहमद देहलवी फरंगे आसफिया के जो 1901 में प्रकाशित हुआ है, उसकी समीक्षा लिखते हुए हाली ने लिखा है कि उर्दू का लक़ब लिखने योग्य होने के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। एक तो लिखने वाला दिल्ली का हो, यानी दिल्ली से बाहर उर्दू नहीं होगी। दूसरी एक डिक्शनरी लिखने वाला शरीफ मुसलमान हो, नजीबुत तरफैन चाहिए, इसके लिए भी जबाना नहीं चाहिए। और खुद भी दिल्ली में उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है, हिंदुओं की हालत उर्दू या मोहल्ला को मादरी जबान नहीं बनने देती, वो शरीफ रही है। ये अभी इसके बाद शिबली हिंदू खुले दिल से मानते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुओं को स्तरीय मुहावरेदार उर्दू पर अधिकार प्राप्त है। उर्दू हिंदुओं में बहुत से खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं जो उर्दू भाषा की तरक्की के लिए प्रयास करते हैं। 19 अक्टूबर 1912 को जो गजट छपा है, मुस्लिम गजट लखनऊ से, उसमें कहते हैं कि कहा जाता है हिंदू हमारी कौमी जबान उर्दू को मिटा रहे हैं। लेकिन कैसे? क्या इस तरीके से कि उर्दू जबान के उम्दा से उम्दा मैगजीन और रिसाले अदीब और जमाना हिंदू निकाल रहे हैं। उर्दू मुसन्निफीन की कदर अफजाई करके बहुत से नए इंशा पर्दास उर्दू के तैयार कर रहे हैं। क्या इस तरीके से कि ममालिक मुत्तहिदा के काबिल हिंदू इंशा पर्दाजी में मुस्लिम इंशा पर्दाजों के दोष बदोश चल रहे हैं? जमाना के औराक पलटते हुए मैंने 12 हिंदू मजमून निगारों को रश्क की नजर से देखा, मगर वो फरमा रहे हैं, वो शिबली खुद कह रहे हैं कि उर्दू के लिए हमारी कौमी जबान, या हमारी क्या होता साहब, आप खुद तय कर रहे हैं कि जबान सिर्फ मुसलमान की है, तो फिर कैसे बनेगी बात? आप खुद ऐसा काम कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के रतननाथ शरशाह, त्रिभुवननाथ हिज्र, दुर्गा साहेब सुरूर, ज्वाला प्रसाद बर्क, विश्व नारायण अब्र, विनायक प्रसाद तालेब, ब्रजनारायण चकबास, शंकर दयाल फरहत, सूरज नारायण मेहरा, लाला श्रीराम जैसे जाने कितने लोग हैं, मगर सबको आप इग्नोर करेंगे तो कहां तक कोई दरवाजे पे एड़ियां रगड़ेगा, कहां तक लोग सरमारी करेंगे? तो कुछ तो अंग्रेजों का करम कि उन्होंने वो जबान जिसका जो बिल्कुल एक तार में पिरोई हुई है, हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू सब एक ही जबान के नाम है, उसमें कुछ लोगों से काम करा के हिंदी के लिए अलग रास्ता खोल दिया, उर्दू के लिए रास्ता खोल दिया। चलिए वहां तक हुआ, स्क्रिप्ट अलग कर दी, जो कुछ भी हुआ, मगर कुशादा दिल्ली तो चाहिए, दिल खुला तो होना चाहिए। राहदारी में बिठा के रखेंगे तो कब तक लोग बैठे रहेंगे? बारादरी में घुसने ही नहीं देंगे, बाहरी खड़े पर रखेंगे तो कब तक ये होगा? तो उर्दू बेसिकली इस इलाके की वो जबान है जिसे उर्दू नाम दे दिया गया है। ये लैंग्वेज पुरानी है जिसका इस्लाम के मुसलमानों के हमले से कोई लेना देना नहीं है। जो इब्तिदाई लोग हैं उन लोगों की भाषा आप देखिए, आप उसको और हिंदी को अलग कर ही नहीं सकते। वो दाएं से बाएं लिखिए तो उर्दू हो जाती है, बाएं से दाएं लिखिए तो हिंदी हो जाती है, बिल्कुल एक ही जबान है। मगर दिल्ली में मुशायरा हो रहा है, कोई करे, उर्दू एकेडमी करे, कला बादशाह कराए, जो भी कराए, आप किसी को आने ही नहीं देते।
केवल जो मिर्जा है वही आएगा, तो साहब ये कैसे चलेगी? तो इसके लिए जिम्मेदार खुद लोग हैं, उर्दू वाले, जिन्होंने इसकी शक्ल ही अलग नहीं बनाई, इसके लिए जहनियत भी अलग तय की, और इससे नुकसान हुआ। आखिर कोई सबब तो होगा कि इतनी रिच कल्चर के इलाके की जबान सिर्फ मुशायरे की जबान बन के रह गई। जो शायरी नहीं करता वो इस जबान से कोई ताल्लुक नहीं उसका, और उसका सबब यह है कि आप उसको इससे आगे जाने नहीं देना चाहते। जिंदगी के जो काम हैं, आखिर साइंस क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती उर्दू में? मैथमेटिक्स क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? जिस अंग्रेजी में आज ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, उसकी ओरिजिनल तो लैंग्वेज ये भी नहीं है, अंग्रेजों ने उठाया ना, तो आप क्यों नहीं करने देना चाहते? बल्कि आप डूज और डोंट्स तय कर देते हैं कि ये किसकी किताब है, जलील मानकपुरी साहब की, जिन्होंने जिन जिन मतलूकात तय कर दिए कि ये तर्क है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये नफीस नहीं है, ये बलीग नहीं है, ये फलाना नहीं है। अब इस तरह से लैंग्वेज एनरिच होती हैं, आपके पास इस्तेमाल करने के लिए लफ्ज ही नहीं है, दूसरे से लेने नहीं, तो सिकुड़ की तरह ही जाएंगे। तो ये एक मुश्किल है जी। बड़ी गंभीर बातें हैं और बड़ी ही इन डेप्थ सिचुएशन है जिसको समझना चाहिए हमें। तो फैल साहब, आपने बात की कि उर्दू को एक तरह से इन्होंने उर्दू पर अजारादारी कायम कर ली और किसी को घुसने नहीं दिया और दहलीज पे बैठा दिया। यानी फिर तो यही मतलब है कि उर्दू को मुसलमानों की एलीट ने अपने साथ ही एफिलिएट कर दिया। लेकिन क्या ऐसी कोई सूरत बनी या बन सकती है कि भारत की इस भाषा को, जिसका इनफैक्ट इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, खुद जो हिंदू हैं वो इसकी ऑनरशिप लें, मुशायरे खुद करवाएं, इस पे साइंस की किताबें लिखें, और हो सकता है कि उर्दू का जो स्क्रिप्ट है वो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पर्शियन ही रहे, वो देवनागरी में भी चल सकता है, पर्शियन में भी साथ साथ चल सकता है। तो इस सारे गंभीर मसले को आप कैसे देखते हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूं, और यहां मैं एक निवेदन करूं, मैंने इतनी जो गुफ्तगू की, इससे आपको एहसास हुआ कि मैं उर्दू स्क्रिप्ट को दाएं से बाएं पढ़ नहीं सकता। उर्दू अदब पर, उर्दू की किताबों पर मेरी पूरी नजर है, सब हिंदी में लिखवाई हुई हैं, जो मिलती हैं वो ठीक है, नहीं तो मैंने लिखवाई, काम किया, इसमें कोई मुश्किल नहीं। बल्कि फारूकी साहब का जुमला, उन्होंने वो आर्टिकल लिख के लाए लंबा चौड़ा, और उन्हें हत्तुल इम्कान कहना था, तो उसे वो खुद अताउल्लाह का मकान पड़ गए। अब बताइए, तो स्क्रिप्ट की चूकों को आप कहां तक जस्टिफाई करेंगे? तो उसको यूं कहते हैं लोग कि ज़हीनों की जबान है, जहानत से पढ़ी जाती है। अब लंगड़े होने को आप कहें कि ये नाच रहा है, कथक करता है, ये कहकर कैसे काम चलाएंगे? स्क्रिप्ट की कमियां हैं, और बड़े बड़े लोगों ने, मंटो ने, और हमारे इस्मत चख्ताई साहिबा ने, और कई लोगों ने इस पर बात कही है। आलिम मासूम रजा साहब ने इस पर कहा है कि स्क्रिप्ट बदल दीजिए, मगर ऐसे बावले लोगों की तरह, कुत्तों की तरह दौड़ के पड़े लोग कि वो पछताए अपनी ये बात कह के। खदावर लोग थे इसलिए उन्होंने परवाह नहीं की, मगर लोगों ने बहुत मुखालिफत की, पब्लिक में उन्हें हूट किया। तो ये एक मुश्किल तो है, क्योंकि जिन्होंने दरवाजा बंद किया है, दरवाजा कुशादा करना उन्हीं को करना पड़ेगा। आप देखिए मुशायरों में, मैं तो अब तो एक जमाना हो गया, पहले गया हूं खूब, हिंदू शोरा हमेशा से थे मगर नहीं बुलाए जाते थे, और राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, और अब बताइए हमें तो गजनबी का हौसला दे, मुसलसल हार से तंग आ गए हैं। नवाज देवबंदी ये मुशायरे पढ़ रहे हैं और छातियां पीट रहे हैं, लोग उछल रहे हैं। अब इस किस्म के माहौल में कोई संजीदा बात कैसे हो? हमारे सर की फटी टोपियों पर तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, रात हैं। हर शख्स खजूरों की जड़ें काट रहा है, पीपल के तले कोई दिखाई नहीं देता। इस किस्म के शेर असलम इलाहाबादी कह रहे हैं। आप ये सब कहने के बाद मैं उन लोगों में हूं, मैं राहत
ये बात है बेनिया बाग के मुशायरे की बनारस की, कोई मेरे ख्याल से 10-12 हजार लोग मार, बड़ा मजमा, और राहत ने बड़ा अंट शेर और बाबरी मस्जिद और तलवारें निकाल लो, सड़कों पे आ जाओ टाइप की बातें की। मुशायरा पढ़ के वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा, राहत भाई ये 10,000 लोगों ने जो तालियां बजाई हैं, यानी 20,000 हाथों ने जो एक हंगामा बर्पा किया है, इसके जवाब में आसपास के इलाकों में 20 लाख हाथ वोट नहीं डालेंगे भारतीय जनता पार्टी को। फिर आप तिल मिलाएंगे, फिर आप ऐसी बातें और कहेंगे और सीटें। आप ये चाहते क्या है सब करके? आपने उस वक्त पढ़े ऐसे शेर, 10-20 हजार रुपए जो आपका उस वक्त का पेमेंट था, आपने एंटी किया, अगली जगह चले गए, कन्वीनर को मजा आया, लोगों ने कहा साहब उन्होंने बड़ा ये कर दिया वो कर दिया। इसका नतीजा किसे भुगतना पड़ेगा? इसका नतीजा क्या होगा? ऐसी बातें करके आप क्या लेना चाहते हैं? कम से कम मैं अदब की बात कर रहा हूं, अदब के लोगों में इतनी दयानतदारी होनी चाहिए। अच्छा शेर, अब ये शेर है ये लखनऊ के नवाब आसिफुद्दौला के दादा, नाम भूल रहा हूं उनका, पर्दा फरमाया है तो 40वां है उनका, दरबार में रामनारायण मौजू है या किसका शेर है, किसी हिंदू शायर का शेर है, उसने शेर पढ़ा है, गजाला तुम तो वाकिफ हो कहो मजनू के मरने की, गजाला तुम तो वाकिफ हो कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीरानों पे क्या गुजरी। छतें फट गई होंगी लोगों की, मगर अब इस शेर को अदब में दाखिल नहीं करेंगे, आप उस शायर का ही को सिरे से उड़ा देंगे, हत्थे से काट देंगे, तो कैसे चलेगा? ढेरों लोग हैं ऐसा जिन्होंने काम किया है। लुगत किशोरी जिसे कहते हैं वो किशोरी लाल की लुगत है, उसको भी ससुरे का खतरा कर दिया, किशोरी बना दिया। तो ये सब जो बातें हैं इनके नतीजे अच्छे नहीं होते, अदीबों को नहीं करना चाहिए, ये उनका काम नहीं है। और जो मजहबी लोग हैं, जो जमातियां हैं, जो चाहे करें, मैं उसमें नहीं कह रहा हूं, वो जिन्हें उनसे निपटना है वो निपटेंगे, मगर अदब के लोग अगर ये बातें करेंगे तो सख्ती है। मेरे शागिर्द हैं बहुत, कई सारे हैं, दर्जन भर से ज्यादा हैं, उनमें जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, मेरे दिल के करीब है, इरशाद खान सिकंदर है। मेरी बीवी का इंतकाल हुआ पिछले बरस, तो मेरे शागिर्दों में मैंने सिर्फ उसे खबर की और उसने 5 मिनट बाद मुझे कॉल करके पूछा कि मैं बाकी भाइयों को बता दूं। मैंने कहा जैसे तुम्हारा जीव। अगर इरशाद को मेरे घर आने से ये लगे कि मैं अपने बाप के पास नहीं आ रहा हूं तो फिर धूप मरना चाहिए मुझे, मैं किस बात का भी। तो ये जो हल्कापन है, बहुत सारे लोगों ने ये सब काम किए हैं और ये नहीं होना चाहिए। अगर इससे बेहतर करना है तो इसके लिए जरूरी काम है कि दिल खोलिए। जैसे संजीव सर्राफ ने ये काम किया, रेख्ता स्टेब्लिश किया, और बड़े बिजनेसमैन हैं, अरबों खरबों के आदमी हैं। रेख्ता के लिए अपनी कंपनी के CSR बजट से उन्होंने काम किया। रेख्ता एक इंपॉर्टेंट जरूरत बन गया दिल्ली की। शुरुआती सालों में, पहले दूसरे तीसरे साल का तो मुझे पता है कि वहां पाकिस्तान से, दुबई से, इधर उधर से लोग पहुंचे वहां उसको सुनने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था। अब उसमें तारिक फतेह साहब पर हमला हो जाए, और हो सकता है, अब हर आदमी को नहीं रोक सकते, मगर तारिक फतेह को बचाने के लिए पुलिस वालों को अपनी जान दांव पे लगानी पड़े, उनके साथ बदतमीजियां हों, और संजीव सर्राफ और दूसरे क्या नाम इनका, हमारे जो उसके होती करता धरता हैं जी, फरत एहसास हैं या और लोग हैं, ये मर नहीं गए उससे पहले। इनके ऊपर से कुचल के इन्हें तो तारिक फतेह तक पहुंचना चाहिए था। अगर शुरू हो गया था तो बीच में इन्हें आना चाहिए था। ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये जमात इस्लाम का मजमा बना देंगे आप रेख्ता को। कोई ऐसी नीयत से आता है, मगर आपकी जिम्मेदारी, आप उस पर खड़े नहीं उतरेंगे तो कैसे काम करेगा? तो ये एक उलझन है जो इन लोगों को देखनी चाहिए। जी, आपने रेख्ता में तारिक फतेह साहब जब गए उन पे हमले की बात की, मैंने रेख्ता के कुछ साथियों से, उनका नाम लिए बगैर कहूँगा, बात की, तो उनका ये कहना था कि तारिक साहब वहाँ पे गए और उन्होंने
कहा कि ये तो कॉलोनाइज करने वाली लैंग्वेज है, इसका काम जो है वो बुरा है, और वो ये कहते हैं कि तारिक फ़तह जी ने प्रोवोक किया और वो वहाँ पे हंगामा करने गए थे। आप इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं? तारिक फ़तह साहब से जितना मैं वाकिफ हूं, उससे ज्यादा आप वाकिफ होंगे। उन्हें इस तरह की भड़काऊ बातें, वो प्रेस के आदमी तो है नहीं, एंडी बेंडी बात करके उनको क्या मिलेगा, वो क्यों करेंगे? किसी ने उनसे बात पूछी, किसी ने मुझसे, मेरी मुलाकात उनसे जयपुर में हुई थी, तो मैंने बड़े मोहब्बत से बंदगी अर्ज करता हूं, उर्दू वाले हैं, यूपी से आए, मैंने जी हाजिर हूं। उनसे घंटों मेरी बातें हुई, उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कही। लैंग्वेज के तई उन्होंने जो बातें कही, उनकी अपनी समझ है और वो जबानदार नहीं है। उनकी बातों से इख्तिलाफ मुझे था, किसी और को भी हो सकता है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि जयपुर में उनकी छड़ी छीन के उनके मारना शुरू कर दूं। और किसी ने किया, मैंने मान लिया। जो इंतजामिया था, जो उसकी व्यवस्था करने वाले लोग थे, वो क्या कर रहे थे? उन पर हमला होने के साथ संजीव सराफा क्यों मौजूद नहीं थे? क्यों उन्होंने हमला करने वालों के हाथ पैर नहीं पकड़े? उनको जगड़ के झटके से गिराया क्यों नहीं? उन्होंने गार्ड्स क्यों नहीं बुलाए? उन्होंने ऐसा करने वालों की बढ़िया ठुकाई क्यों नहीं की? मेहमान थे, मेहमान के साथ बेतमीजी बेअदबी कैसे होने दी गई? प्रोवोक करना, तारिक फ़तह साहब को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ऐसा ऐसा उनका मिजाज नहीं है। वो अपनी बात बेलाग ढंग से कह रहे हैं। इसका मतलब दूसरे को देख के, दूसरे की गुर्राहट को देख के कानपूस लपेट के कू करना नहीं होता। वो अपनी बातों को हमेशा, अकेला आदमी, बर्फ पड़ रही है उसके बावजूद पाकिस्तान एम्बेसी के सामने अकेला आदमी खड़ा है बर्फ में, ओवरकोट पहने हुए, तो वो पाकिस्तान एम्बेसी पत्थर नहीं फेंक रहे। तो उनके बारे में ये कहना, किसी भी वजह से जो इंतजामिया था, जो व्यवस्था करने वाले लोग थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, वो कहां थे? उनकी कितनी चोटें आई, उन पर क्या हुआ? मैं समझता हूं दूसरे तो 400 थे, ये 4 आदमी थे। तो तारिक फ़तह साहब पर अगर 10 चोट लगी तो इनको 10-10 लगनी चाहिए थी। चोटें तो बांटी होती, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सफाइयां दे रहे हैं, गलत बात है। इससे फिर वो एक तरफा बात बन जाती है कि भैया ये जबान जो है दीनियात की जबान है, अगर इसको तोड़ना है, जो मैं समझता हूं संजीव सराफ का मकसद नहीं हो सकता, तो इसको तोड़ने के लिए आपको इसका इंतजाम करना पड़ेगा। बड़ी अहम आपने बात की, रेख्ता का जिक्र आपने किया। रेख्ता का कितना रोल है उर्दू को सेकुलर बनाने के लिए? चूँकि एक बहुत पेचीदा सवाल मेरे जहन में हमेशा उभरता है कि सेकुलरिज्म की बात तो बहुत की जाती है, और ख़ास तौर पर जब रेख्ता के उस इवेंट की बात की जाए जब तारिक फ़तह साहब पर हमला हुआ, तो उसमें कुछ बच्चों ने कहा जी कि हम तो बड़े लेफ़्ट के लोग हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तारिक फ़तह जी को, जो कि ख़ुद भी लेफ़्ट के आदमी थे। तो क्या रेख्ता की कोशिश है कि उर्दू को धर्म से निकाल के, मज़हब से निकाल के, उसको ट्रू सेकुलर जेस्चर दे सके? ये बातें कहने के लिए कह दे कोई, मगर सच ये नहीं है। आखिर जो लोग काम संजीदगी से कर रहे हैं, वो सरे फेरिस्त न सही हाशिए पर तो आने चाहिए, उस पर काम नहीं कर रहे। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है CSR हिंदुस्तान में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम में लगाना पड़ता है। तो रेख्ता में उन्होंने अपनी कंपनी के प्रॉफिट को लगा दिया है। सारी कंपनी के लोग करते हैं, ट्रस्ट बना रखे हैं लोगों ने अपनी बीवियों के नाम पर, और वो उसमें फंड ट्रांसफर कर देते हैं और वो उसके जरिए से अपने आप को ग्लोरीफाई करती हैं लेडीज, या जो भी तरीका हो, तो उसमें कोई मसला नहीं। वो एक अच्छा काम कर भी रहे हैं, उन्होंने किताबें भी छापी हैं कुछ चीजों पर, जैसे मैं कुछ चीजों पर मुतरज़ हूं, और न केवल मुतरज़ हूं, जो मेरे बस का है उस पर एतराज दर्ज भी करता हूं। इकबाल को रेख्ता ने छापा है, क्यों? ओरिजिनल फाउंडर जो हैं पाकिस्तान बनाने के, जिन्होंने इस धरती को बांटा, और पाकिस्तान केवल हिंदू मुस्लिम नफरतों की वजह से बनाया गया था और कोई कारण नहीं था। मुस्लिम लीग ने इस्लामी सेंटिमेंट को आगे बढ़ाया था। तो उस सेंटिमेंट को कम करना है तो कम से कम ऐसे लोगों को जिन्होंने शिकवा और जवाब शिकवा जैसी जहरीली नज़्में लिखी हैं, कोई भी पढ़ ले समझ जाएगा।
तो इस किस्म की चीजें तो मत कीजिए। ग्लोरीफाई उन चीजों को कीजिए जिनके जरिए से आप रोशनी बखेरना चाहते हैं। ये बात तो आपको तय करनी होगी। पाकिस्तान के शायर लेने तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करने वाले लोग हैं। उन लोगों की जगह आपने इकबाल क्यों पकड़ा? ये तो ठीक नहीं है। और अगर आप छापना चाहते हैं, इकबाल को छापना चाहते हैं, तो कम से कम ये मशल बरदारी मत कीजिए, झंडा बरदारी मत कीजिए, ये कि हम सेकुलर हैं, ये नारा मत लगाइए। आपके काम बताते हैं कि आप इसे नहीं है। इकबाल चेयर बना रहे हैं, आप इकबाल पर सेमिनार कर रहे हैं और झूठ सच बोले जा रहे हैं। इकबाल जिना को, अभी मेरे पाकिस्तान से मेरी बहन है बड़ी, बहुत बहुत प्यार करती है मुझसे, मैं भी बहुत अदब करता हूं उनका। और वो वहाँ MQM से MP हैं। वो कुछ साल पहले आई थी, एक फंक्शन में बैठी हुई थी होटल में, हम सब बैठे थे, उनके बड़े भाई भी थे। उन्होंने कहा कि जिन्ना ने पाकिस्तान बना के बहुत बुरा किया। मैंने कहा बाजी, जिन्ना ने पाकिस्तान नहीं बनाया, पाकिस्तान इस्लाम ने बनाया है, मुसलमान तो उसका टूल है। तो मुझसे बोली तो फैल पिट जाओगे। मैंने कहा बड़ी बहन है, आप पीट ले, उसमें क्या मसला है, मगर सच तो बोला जाएगा। यही जिन्ना जब तक सेक्युलर था, इसकी इतनी नहीं चली। इसे सियासत से गांधी ने धकेल दिया बाहर, ये इंग्लैंड चला गया। वहां लोगों ने इसको चौधरी शौकत अली और फलाने ढमाके ये सब गए सूत्रे इन्होंने समझाया। इकबाल भी उनमें से एक थे, खतों किताबत हुई इन लोगों की। और उन्होंने कहा, और उसके बाद वो जब पलट के नाराए तकबीर करता हुआ आया, वो आदमी जो सुपोर खाता था, वो आदमी जो शराब पीता था, वो आदमी जिसने जिंदगी में एक दिन को नमाज नहीं पढ़ी, जो ताक है जिसपे कुरान नकी माओ सिगरेट बुझा देता है, जूते पहन के मस्जिद में घुस जाता है, ऐसा आदमी इस्लामी लीडर बन गया। क्यों बन गया? कि उसने मुसलमानों के उस सेंटिमेंट की पिजीराई की, उस सेंटिमेंट को आगे बढ़ाया जो उसका एक्चुअल नहीं था, वो सोच का आदमी नहीं था। और उसको ऐसा बनाया किसने? इस्लाम ने बनाया। मुसलमान तो उसका एक टूल है, एक्चुअल वो आइडियोलॉजी थी। तो उसको जो उसकी आबियारी करने वाले जो लोग हैं, उनको आप इग्नोर तो कम से कम करें। आप उन्हें ग्लोरीफाई करेंगे और आप कहें साहब ये तो अदब की तारीख का हिस्सा है। तो मैंने इतने सारे नाम पढ़े, इनमें से कोई है आपकी साइट पे पढ़े हुए शायद जिनके गजलें हो, जिनका कलाम हो? तो वो सब तो नहीं है। तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये बताइए कि उर्दू की ऑनरशिप जो भारत की ज़ुबान है, उसकी ऑनरशिप कैसे जो भारत के नेशनलिस्ट मुसलमान और नेशनलिस्ट हिंदू हैं मिल के कैसे ले सकते हैं? अदब में जो लोग हैं उनको दाखिल कीजिए, उनकी जगह बनाइए, उनको डायस पे आने दीजिए। मैं खाकसार अपना मतलब सुनाता। एक गालिब मीर फिराक की सफ में शामिल होना है, गालिब मीर फिराक की सफ में शामिल होना है, जी दरबारे गजल में हमको दाखिल होना है। बाहर खड़ा कर रखा है, अंदर घुसने नहीं दे रहे, तो रास्ता बनाइए। एक बात देखिए, पिछले 15 बरस में हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में शायरी बड़े तेजी के साथ पलट के आई है सोशल मीडिया से। और बिल्कुल कूड़ा कचरा जिसका बहर से कुछ लेना देना नहीं, कुछ जिसका सिर न पैर, गुलजार साहब के नाम पर, बच्चन साहब के नाम पर, गालिब के नाम पर, जाने किस किस के नाम पर सोशल मीडिया में पोस्ट हो रहा है। तो ये ललक की शायरी में वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं। अब उनको उसकी शुद्ध बुद्ध कैसे होता है काम, क्या किया जाता है, वो कोई तरीका नहीं है जाहिर करने का। अगर वो तरीका मिल जाए, बन जाए, जैसे खाकसार के 10, 12, 15 शागिर्द हैं, अभी भी हैं, अब भी कलाम पर काम करते हैं, उनकी इस्लाह करते हैं, उनको सिखाते हैं, और धीरे से फारकुल इस्लाह भी होते हैं। अगर ये काम करने लगे, इरशाद खान सिकंदर जब मेरे पास आए थे तो वो दूर रहते थे, तो मैंने उनसे कहा कि बेटा फरत एजाज साहब के पास चले जाओ, मैं उनसे कह देता हूं, वो आपको वक्त देंगे। फरत एजाज साहब से मैंने बात की, उनसे कहा कि भाई मैं भेज रहा हूं, इरशाद को वक्त दीजिए, इसको शुद्ध बुद्ध सिखाइए, गजल कैसी होती है। 2, 3, 4 साल के बाद वो मेरे पास आए, उन्होंने एक गजल सुनाई, तो मैंने सुनने के बाद कहा कि भाई फरत भाई ने देखी है? जी देखिए। तो मैंने कहा बेटे अब लौट आओ, अब तुम्हारा काम नहीं चल रहा। और फरत से कहा भी, तो उन्होंने कहा ठीक है। आप, मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बच्चा आपको दिया था ये काम, आप वक्त नहीं दे पा रहे तो मुझे लौटाइए। और उसके बाद
और क्या अच्छे शेर कहता है। आहा, बयान का जबान के गजल है, हजरत मुसफ़ी का गुलामज़ादा हूं मैं, उनके शागिर्द के शागिर्द से आगे एक सिलसिला है, उसका एक शेर सुनिए। मैं चिराग से जला चिराग हूं, मैं चिराग से जला चिराग हूं, रोशनी है पेशा खानदान का। तो ये इस सलीके से जो बात करने वाले लोग हैं, ऐसे बहुत सारे हम बना सकें, सिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर कूड़ा कचरा सब आता रहेगा। अच्छे शेर कहने वाले लोग सामने आने चाहिए। मैंने 20 साल पर्चा निकाला है लफ्ज नाम से, उसमें बहुत मेहनत करते थे, बस काम, कभी किसी की खराब चीज कभी नहीं छापी। इस हद तक ये ज्यादती, मतलब मेरी बदनामी थी। मैंने राहत इंदौरी साहब से कहा कि राहत भाई मुझे गजल दीजिए, मैं छापना चाहता हूं। 3 साल बाद उन्होंने मुझे 24 गजलें दी। मैंने कहा इसमें ये इतने निकालने में 3 साल क्यों लगे? बोले तुम्हें देनी थी, इसमें से भी तुम 4 काटोगे। मैंने वाकई 4 काटी। मैंने मुनव्वराना से एक गजल के लिए कभी नहीं कहा, इसलिए कि मैंने पाया नहीं उनके कलाम को इस लायक। गजल हो तो फिर ऐसी हो जैसे वो मुझसे मेरे सर पे जादू चढ़ के बोलता है, वैसा होना चाहिए। तो आपको अच्छे बुरे की परख करनी चाहिए। आप किसी भी कमजोर शख्स को उजाले में ले आएंगे, कितनी देर टिकेगा? और आप पूरा ही मैच अगर दिखाई देगा कि यार ये रेफरी तो उधर का साला खिलाड़ी अब मिला हुआ है, तो फिर लोग खेलना बंद कर देते हैं। उर्दू को, गजल को छूटने का, हिंदुओं का साथ छूटने का कारण यह है कि रेफरी मिला हुआ दिखाई देता है। इससे बाहर आ जाइए, सब हो जाएगा ठीक। जी, बातें तो ना ख़त्म होने वाली हैं। आखिर में मैं एक बात पे फिर फोकस करूंगा, जोर दूंगा। हम ये कह रहे हैं कि घुसने नहीं दे रहे उर्दू वाले, जो उनको पसंद नहीं नाम, जो उनको ख्यालात पसंद नहीं, उन लोगों को घुसने नहीं दे रहे अपनी क्लब के अंदर। आप जैसे महान लिखारी अपनी क्लब खुद क्यों नहीं बनाते? भारत सरकार क्यों आगे नहीं आती? यूपी की सरकार क्यों आगे नहीं आती कि उर्दू की ऑनरशिप अपने हाथ में ले? भले से अगर स्क्रिप्ट भी बदलना पड़े वो भी बदल ले, दोनों स्क्रिप्ट भी साथ साथ चल सकते हैं। और ये जो उर्दू की अजारादारी है सो कॉल्ड मुस्लिम एलीट के पास और जाली सेकुलरिस्टों के पास, ये इससे हम बाहर निकल सके। देखिए, हिंदुस्तान के जो इदारे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के इदारे, उसमें उर्दू एकेडमीज हैं, यूनिवर्सिटीज में उर्दू डिपार्टमेंट्स हैं। अब उर्दू डिपार्टमेंट एक लंबे अरसे से हिंदू बचे ही नहीं, तो संभालेगा कौन? वहां उर्दू एकेडमी में सेक्रेटरी कौन बनेगा वो तय करेगा। वो फिर भांजी मारता है, फिर डंडी मारता है। दिल्ली में एक शायर हैं मतीन अमरोवी, अब हैं कि नहीं पता नहीं, लाल किले के हर मुशायरे में मतीन अमरोवी जरूर होते थे। 3rd रेट फटीचर शायर, कुछ शायरी नहीं उनकी पूरा, मगर वो हमेशा होते थे। क्यों होते थे? कि उन्हें चंद का काफिया कुछ ना कुछ मिला ना आता था। उनकी गजल में या कते में एक शेर गोपीचंद नारंग साहब की मदह में होता था, तो गोपीचंद नारंग उनको आगे बढ़ा देते थे। अब गोपीचंद नारंग अगर इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छे लोगों का क्या होगा? लाल किले के मुशायरे में रऊफ रजा कभी नहीं आया, दिल्ली के उस्तादों की सबका आखिरी शायर कभी नहीं आया, एक भी मुशायरा उसको। और क्या भला का शायर था, क्या भला का शायर था, गायब है। मेरे दोस्त थे और बहुत इख्तिलाफ भी थे, मेरे नेशनलिस्ट मूवमेंट मिजाज से वो मेरे खिलाफ भी थे। कई बार सख्त बातें भी होती थी, सख्त बातें होती थी, मगर मिलते थे, बड़ी मोहब्बत से मिलते थे। मैंने जब इसके लिए किताबें बनाई, 7 पाकिस्तानी शायर एक किताब है और सरहद के आर पार की शायरी, एक शायर हिंदुस्तान का, एक पाकिस्तान का, 100-125 गजल यहाँ के शायर की, 100-125, उसमें रऊफ को रखा। रऊफ नहीं थे, पर्दा हो चुका था, डेथ हो चुकी थी। रऊफ डिजर्व करते हैं। अगर मैं डंडी मारूंगा, भांजी मारूंगा, तो फिर भाई किताब, मतलब वो शायर है ना, मिजाज के शायर पाकिस्तान चले गए थे, बदायूं के, उनका एक मिसरा है, ये टेंट हुआ तो किताबों में छप नहीं सकता।
ये गाने बजाने वाले लोग इकट्ठे करोगे, ये ड्रामा करने वाले लोग इकट्ठे करोगे तो कागज पे कैसे टिकेंगे? मेरा एक शेर है, हम तुम कागज पर सदियों सांसें लेंगे, हम तुम कागज पर सदियों सांसें लेंगे, गजलों का जादू मर जाना थोड़ी है। तो ये जादू जागा रहे, इसके लिए ईमानदार, इसके लिए प्रामाणिक, इसके लिए बिल्कुल बैलेंस, इसमें जरा सा भी पार्शियलिटी नहीं। आप पार्शियल होंगे तो ये मामला बहुत दिन नहीं चलेगा, इसीलिए खराब किया। और अगर आप इजाजत दें ताहिर भाई, तो मैं आपको या आपके सामईन को एक गजल या दो गजल सुनाना चाहूँ। जी, मैं बिल्कुल ये फरमाइश करने ही वाला था। बिल्कुल आप एक क्या दो तीन गजलें सुनाइए। जी। अब्र का टुकड़ा रुपैला हो गया, अब्र का टुकड़ा रुपैला हो गया, चांदनी फूटेगी पक्का हो गया, चांदनी फूटेगी पक्का हो गया। ये शेर मैंने कराची में पढ़ा है, मशारा उछल पड़ा। एक खता सरजद हुई सरदार से, क्या बात है, एक खता सरजद हुई सरदार से, दरबदर सारा कबीला हो गया। और साहब छोड़े, दरबदर सारा कबीला हो गया। शेर सुनिए, धूप की जिद हो गई पूरी मगर, धूप की जिद हो गई पूरी मगर, बहुत अच्छा मिसरा, आखिरी पत्ता भी पीला हो गया, वाह 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 वाह, आखिरी पत्ता भी पीला हो गया। एक पल बैठी हुई थी तितलियां, एक पल बैठी हुई थी तितलियां, दूसरे पल उसका चेहरा हो गया, बहुत अच्छा, दूसरे पल उसका चेहरा हो गया। गजल में खाकसार का एक हिस्सा, हिज्र की शब का अलग था एहतमाम, हिज्र की शब का अलग था एहतमाम, चांद आधा दर्द दुगना हो गया, वाह 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 वाह, चांद आधा दर्द दुगना हो गया। ये सनत है, अलंकार है। एक सिसकी थम गई आंसू बनी, एक सिसकी थम गई आंसू बनी, एक आंसू बढ़ के दरिया हो गया, वाह वाह वाह, एक आंसू बढ़ के दरिया हो गया। आंसुओं में झिलमिलाए उनके रंग, आंसुओं में झिलमिलाए उनके रंग, शाम क्या आई सवेरा हो गया, वाह वाह वाह, शाम क्या आई सवेरा हो गया। आखिरी शेर, ये तरह थी उस पर शेर कहे, उसने भी हंसने की आदत डाल ली, उसने भी हंसने की आदत डाल ली, हमसे वो बिछड़ा तो हमसा हो गया, वाह 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 वाह, हमसे वो बिछड़ा तो हमसा हो गया। और एक गजल और, जी इरशाद। बहस थी, एक साहब से बहस हो रही थी, उनका मतला था वही सब हाल बिल्कुल मीर जी का, मैं दीवाना हूं नासिर काजमी का। नासिर काजमी को पसंद करता हूं, मगर मैंने कहा यार मीर जी जैसा ही लहजा अगर हमें बरतना है तो हमारी जरूरत क्या है, हमारा अपना लहजा होना चाहिए। जो उसमें कुछ बहस बढ़ गई, मैंने कहा अच्छा मैं भी कहता हूं। शेर सुनिए, जी इरशाद। कोई झोंका नहीं है ताजगी का, कोई झोंका नहीं है ताजगी का, तो फिर क्या फायदा इस शायरी का, वाह 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 वाह, तो फिर क्या फायदा इस शायरी का। बहुत दिन तक नहीं बहते हैं आंसू, बहुत दिन तक नहीं बहते हैं आंसू, वो दरिया हो गया सहरा कभी का, बहुत अच्छे, वो दरिया हो गया सहरा कभी का। तहजीब इश्क, किसी ने जिंदगी बर्बाद कर दी, किसी ने जिंदगी बर्बाद कर दी, मगर अब नाम क्या लीजिए किसी का, बहुत अच्छे, मगर अब नाम क्या लीजिए किसी का। ये शेर आज की इस गुफ्तगू के हवाले से, मोहब्बत में ये किसने जहर घोला, मोहब्बत में ये किसने जहर घोला, बड़ा मीठा था पानी इस नदी का, बहुत अच्छे, बहुत बड़ा अच्छे, मीठा था पानी इस नदी का। और शेर सुनिए कि सिमट आए फिर एक दिन जात में हम, सिमट आए फिर एक दिन जात में हम, बहुत दिन दुख सहा जिंदा दिली का, वाह वाह वाह, बहुत दिन दुख सहा जिंदा दिली का। और बहुत मुमकिन है तारे तोड़ लाए, आपने जो पेशन गोई की कि इसको भाई हाथ में लो, बहुत मुमकिन है तारे तोड़ लाए,
पता कुछ भी नहीं है आदमी का, वाह वाह वाह, पता कुछ भी नहीं है आदमी का। और इजाफे का शेर ये गजल में खाकसार की खिदमत है, एक नया ख्याल। किसी दिन हाथ धो बैठोगे हमसे, किसी दिन हाथ धो बैठोगे हमसे, तुम्हें चस्का बहुत है बेरुखी का। वाह 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 वाह, तुम्हें चस्का बहुत है बहुत बेरुखी अच्छा। का। तो गजल की शायरी, गजल ये जादू सर चढ़ के बोलता है। मैं एक शेर पता नहीं किसका है, अमरोहा के मुशायरे में सुना था, मुझे हैरत हुई। मैं दाद देने में मुझे 2 मिनट लग गए, सोचता रह गया कि ये ख्याल गालिब से कैसे छूटा, मोमिन से कैसे छूटा, दाग ने क्यों नहीं बयान किया, मीर क्या क्यों नहीं है। शेर सुन लीजिए। जी इरशाद। ठोकरें उस जमाने का, आज का तो शेर भी नहीं, उस ख्याल वैसा। ठोकरें मार के महफिल से उठाते हैं मुझे, ठोकरें मार के महफिल से उठाते हैं मुझे, दूसरे पांव से दामन को दबा रखा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सब ऐसा है, कुछ कहिए, ये तो गले पे दबा दबा देके जबान बाहर निकलवा लेता है, ऐसा शेर है। अब कुछ कर ही नहीं सकते, आप डंडी नहीं मार सकते अदब में। ये पाजामे में नाड़ा डालने का आला नहीं है, इसकी कलम के साथ ईमानदारी होनी चाहिए, और ये करते रहिए, रास्ते खुल जाएंगे। गजल उर्दू यहां की चीज है, इससे इनहराफ क्यों करें। हम तुलसी पढ़ते हैं, मीर क्यों नहीं पढ़ें, गालिब क्यों नहीं पढ़ें। हम बिल्कुल संस्कृताइज डिक्शन वाले हिंदी शायर को पढ़ते हैं, प्रसाद जी को, तो फारसी डिक्शन वाले शायर को क्यों नहीं पढ़ें। कोर्स पे होना चाहिए। यही तरीका है, मुस्कुराहटों का रास्ता ऐसे ही चलता है, इसी रास्ते पे फूल खिलेंगे, और कोई तरीका नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तुफैल साहब। ये वो बातें हैं जो ना ख़त्म होने वाली हैं, और आपसे हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आज यूँ समझिए कि हम पहली किस्त रिकॉर्ड कर सके हैं, और जो आपने बात की कि हमें भी बारादरी के अंदर आने दीजिए, अगर वो नहीं आने देते तो हम अपनी बारादरी खुद तामीर करेंगे। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है, और हमें ये काम करना होगा। हम भी अपने जश्न मनाएंगे। उर्दू पे कोई अजारादारी या ठेकेदारी तो नहीं है ख़ास किस्म के लोगों की। मैं भी पंजाबी हूँ, थोड़ी उर्दू समझ लेता हूँ। आप तो खैर उर्दू की धरती पे बैठे हुए हैं, तो हमें मिल के ही ये काम करना है, और भारत की इस भाषा को हमें बचाना है, और इसको सेकुलर बनाना है। वो जो सेकुलरिज्म का ड्रामा दूसरे लोग करते हैं, वो सेकुलरिज्म नहीं है। जी आखिर में मैं आपके कंक्लूसिव रिमार्क्स लेता हूँ। ये इस तरह से है कि मैं, मतलब मेरी बात, मेरे मुंह में खाक, मगर मैं सच बोलता हूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शायर, जाने किस किस का नाम लेंगे, जफर इकबाल की जोड़ का मीरो गालिब नहीं है, किसी और की तो बात क्या है। और उसकी वजाहत करता हूं, उसका सबूत दे कि गालिब का, मीर का जो डिक्शन है, और उनकी जो नजर है, या उनकी शायरी का जो अहाता है, वो उनके अहद के हिसाब से है। आज बहुत बढ़ चुकी है बात, बहुत दूर जा चुकी है। उनके जफर इकबाल साहब की शायरी का जो अहाता है, वो एंटी गजल लिखने पे आए, गजल से अलग, और गजल का पहराया उसी का फॉर्मेट, तो उन्होंने रत्बो याज लिख मारी। अजीबो गरीब, मतलब कैसे कैसे शेर उसमें भी निकाल लिए। उस जैसे शायर को पाकिस्तान की अदब की तारीख में शुमार करने में लोगों को मिर्चें लगती हैं। जो शायर होगा पाकिस्तान में बड़ा शायर, उसको यूपी से आना होना चाहिए, वो बदायूं का हो, लखनऊ का हो, दिल्ली का हो। अबे क्या कर रहे हो, कोई बात है। और आने वाले वक्तों में जो और लोग आएंगे, जैसे मैं एक शेर सुनाता हूं, बरेली के शायर है, उन्हीं का शेर है। तमाम शहर जिसे छोड़ने को आया है, तमाम शहर जिसे छोड़ने को आया है, वो शख्स कितना अकेला सफर में निकलेगा। ये जो
जहन है कि जहन में पस पर्दा क्या चल रहा है। सामने तो सारा शहर उसे रुखसत करने आया, इसमें शायर समझ पा रहा है कि उसकी तन्हाई का एहसास, क्योंकि सब रुखसत करने आया, उसके साथ कोई नहीं है। इसको जो थॉट को शायरी बना सकते थे वो गालिब नहीं कर सकते थे, मीर नहीं कर सकते थे। ये जफर इकबाल का काम है, ये आज के लोगों का काम है। अब उन सबको रद्द कर दोगे, उन पर कोई लिखोगे नहीं। आखिरी काम कर लिया, मीर और गालिब पे लिख दिया, मुकदमा हो गई, मुकदमा शेर व शायरी। इसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं, नक्कादी नहीं पैदा होंगे, काम ही नहीं करेंगे। ये सब क्या है? जिस शायर पे लिखेंगे उसके जद्दे अमजद सरहद पार की होनी चाहिए, ईरान से आए हों, तभी उस पर काम होगा। अब ये करते रहोगे तो कैसे होगा? तो उर्दू की मजबूरी ये है कि उसको जबरदस्ती खदेड़ के वतन से बाहर निकाल दिया, उसका नतीजा है। बहुत अच्छी बातें की आपने और एक नया पर्सपेक्टिव दिया मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे व्यूअर्स इस पर्सपेक्टिव की कंटिन्यूशन देखना चाहेंगे आने वाले दिनों में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुफैल चतुर्वेदी साहब, आपके वक्त का, आपके ख्यालात का। और मेरा ये ख्याल है कि आज का मेरे साथ आपका शो एक कैंपेन, एक मूवमेंट का आगाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम उर्दू की ऑनरशिप अपने हाथ में नहीं ले सकते? क्या उर्दू नाम नहाद जाली लेफ्टिस्टों के पास या इस्लामिस्टों के पास ही रहेगी? उर्दू तो बिलाखिर भारत की ज़ुबान है। भले से इसका स्क्रिप्ट हम देवनागरी ही परमानेंटली कर दें या दोनों स्क्रिप्ट एक साथ पैरेलल चलते रहें। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ तुर्की ज़ुबान की। तुर्की बहुत साल पहले, यानी करीब 150-200 साल पहले अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, फिर ये रोमन स्क्रिप्ट में आ गई, मगर तुर्की ज़ुबान तो नहीं बदली ना, तुर्की ज़ुबान तो वही रही। अब तो तैयब अर्दगान भी कोई ऐसा मुतालबा नहीं करते कि भाई इसको हम वापस अरबिक स्क्रिप्ट में लेके जाएं। तो क्यों हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही नैरो वर्ल्ड व्यू है कि हम उर्दू को सिर्फ और सिर्फ पर्शियन और अरबिक स्क्रिप्ट के साथ ही जुड़ा देखना चाहते हैं? मुझे याद है कि मैं सेंट्रल एशिया कई साल रहा, वहाँ पर उज़्बेक, किर्गिज़, कज़ाक, ये सब टर्किश ज़ुबानें हैं, मगर इनको रशियन स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। तो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वहाँ पे मुझे कुछ टर्किश लोग मिले और उनके साथ हमने एक अदबी सेमिनार किया जिसमें उज़्बेक भी थे, किर्गिज़ भी थे, कज़ाक भी थे। तो उज़्बेक राइटर्स ने कहा कि हम अब अपनी भाषा को, यानी उज़्बेक को रशियन स्क्रिप्ट यानी सिरिलिक स्क्रिप्ट से वापस तुर्की के स्क्रिप्ट पर लेकर जाएंगे। मैंने कहा कौन सा तुर्की का स्क्रिप्ट? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा रोमन। मैंने कहा वो भी तो आपका स्क्रिप्ट नहीं है। अगर उज़्बेक, किर्गिज़, कज़ाक रशियन में भी लिखी जाने वाली ज़ुबानें उज़्बेक, किर्गिज़, कज़ाक ही रहीं, और अगर वो रोमन में अब लिखी जा रही हैं या लिखी जाएंगी फ्यूचर में, तो भी वो उज़्बेक, किर्गिज़, कज़ाक ही रहेंगी, तो उर्दू को क्या दिक्कत है कि अगर उर्दू देवनागरी में लिखी जाती है तो वो उर्दू ना रहे? हो सकता है कि नाकद कहें कि वो हिंदी बन जाएगी। हिंदी संस्कृताइज्ड ज़रा ज़्यादा हो गई है और उर्दू उसमें पर्शियन और अरबिक टच ज़्यादा आ गया, मगर इनको, उर्दू को और हिंदी को थोड़ा थोड़ा वापस ला के हम देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ जोड़ के हम इसको एक भाषा भी तो कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में तुफैल साहब इस मौजू पे भी हम बातचीत करेंगे। बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने आज बातचीत हमारे साथ की। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.